हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। हमारा बहुत दिनों से सीयूटी का जो प्रिपरेशन चल रहा है, अब उसका टेस्टिंग का टाइम आ चुका है। जी हाँ, पेपर नजदीक है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है, समझा है, क्या हम उसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमने टेस्टिंग शुरू की है, यानी कि हम मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। मैंने इसके पहले एक मॉक टेस्ट आपसे डिस्कस किया हुआ है, साथ ही साथ सीयूटी ने जो एक ऑफिशियल मॉक टेस्ट पब्लिश किया था, उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, वहां से आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के सवाल आने वाले हैं, किस लेवल के सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं। और उसी पेपर को ध्यान में रखते हुए हमने दोनों ही मॉक टेस्ट जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं और ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसको फ्रेम किया है, डिजाइन किया है, ताकि आपको वो टेस्ट आ सके, आपको वो फील आ सके जो आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो सवाल में क्या लिखा है? 2 पर्सन ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 60 days and 40 days respectively. They started the work together, but A left after some times and B finished the remaining work in 10 days. After how many days A leave? तो आपसे बोल रहा है दो व्यक्ति हैं ए और बी, किसी काम को 60 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। साथ ही साथ दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, बट कुछ दिनों बाद ए काम छोड़कर चला गया। बचा हुआ काम बी ने किया है और उसे करने में 10 दिन का समय लगा है। आपसे पूछा गया है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़कर जाता है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। मैंने कहा सर यहां पर ए है, यहां पर बी है, और ये 60 दिन में काम कर सकता है, ये 40 दिन में काम कर सकता है। हम इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा आपका 120 अपॉन 60 करेंगे तो यहां पर 2 यूनिट पर डे आएगा इसकी इफिशियंसी, इसकी कार्यक्षमता, और ये आएगा आपका 3 यूनिट पर डे। ये आएगा आपका 3 यूनिट पर डे। अब हम यहां पर क्या बोलेंगे कि दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया और कुछ दिनों तक काम किया, फिर ए चला गया, फिर बी तन्हा हो गया, उसने अगले 10 दिनों में बाकी बचा हुआ काम कंप्लीट किया और काम था कितना? 120। इस तरह से आपका काम कंप्लीट हो चुका। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे a प्लस बी कितना है सर? 5 है, 5t हो जाएगा यहां पर। ठीक है सर, ये हो गया। और b यानी कि 3 इंटू 10 30 हो गया, इज इक्वल टू 120। तो यहां से 5t जो है वो आपके पास में आ रहा है 90, और हम ये बोल सकते हैं कि जो t होगा वो होगा हमारा 18। यानी कि ए और बी ने साथ में 18 दिन काम किया, या हम ये भी बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि ए ने 18 दिन काम करके काम छोड़ दिया, और यही हमसे पूछा गया था। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है सर? डी ऑप्शन। इस सवाल का सही जवाब क्या है भैया? डी ऑप्शन। तो बहुत ही सिंपल, सरल, आसान सा टॉपिक है ये, और इस टॉपिक को ऑलरेडी हम पूरा एक वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, टाइम एंड वर्क के। इसके अलावा और भी वेरिएशन और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब सवाल है कि ए पर्सन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज एनुअल इनकम ऑन हाउस रेंट, 15% on traveling and 45% on miscellaneous thing. If he save rupees 13500 annually, then the personal spending on miscellaneous thing is। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखते हैं। मैंने कहा आप भैया 100 रुपए कमाते हैं, मान लेते हैं। इस 100 रुपए का 25% यानी कि 25 आप खर्चा कर देते हैं कहां पर? हाउस रेंट में। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 15% यानी कि 15 आपका खर्चा होता है कहां पर? ट्रैवलिंग पर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैवलिंग पर खर्चा हो गया। इसके बाद इसका 45% यानी कि 45 ये खर्चा हो गया सर आपका कहां पर? मिसलेनियस थिंग पर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने बोला इसी चीज का 25, इसी का 15, इसी का 45, कहीं पर रिमेनिंग शब्द इस्तेमाल हुआ क्या? नहीं। तो इसी का 25, इसी का 15, इसी का 45, तो 25, 15, 45 कितना हो गया सर आपका? 85 तो हो ही गया ना। तो आपने बोला कि सर 100 में से 85 तो मैं खर्चा कर चुका, तो अब बचा कितना? अब बचा सर 15। अब बचा कितना सर? 15। और 15 की वैल्यू कितनी है सवाल में? 13500। और मुझे पूछा है कि भैया मिसलेनियस थिंग में जो खर्चा होता है, यानी कि 45 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो मैंने कहा सर यहाँ पर 45 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैंने कहा इसका 3 गुना करूंगा काम हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। तो इसका 3 गुना कर रहे हो तो इसका भी 3 गुना कर दो, इसका भी 3 गुना कर दो। तो यहाँ पर 1500 आ जाएगा इसका। हाँ सर, आ तो जाएगा। और यहाँ पर 13,000 का 3 गुना करोगे तो 39,000 आ जाएगा, 39,000 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका कितना सर? 4500। ये कितना जाएगा? 4500। और यही इस सवाल का सही जवाब है, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? सिंपल है, सरल है, इजी है। एनी दिक्कत?
नो दिक्कत, आगे इस बढ़े, आगे इस, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे आपके पास में एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी इन द रेशियो 4:5:7 रिस्पेक्टिवली। इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय सी इज ₹1000 मोर देन अमाउंट रिसीव्ड बाय बी, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इज। तो कुछ धनराशि जो है वो ए बी सी में बांटी जानी है 4:5:7 के रेशियो में। सी को बी के मुकाबले 1000 रुपए ज्यादा मिलते हैं। आपसे पूछ रहा है ए और बी को मिलाकर कितनी राशि मिली है। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखो। मेरे पास में 3 लोग हैं, ए, बी और सी। इनको जो राशि मिली है वो 4:5:7 के रेशियो में मिली है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब मैं बात कर रहा हूं कि भैया सी को बी से ज्यादा मिला है, कितना, 2 यूनिट। बट सवाल में तो बोला है 1000 रुपए ज्यादा मिला, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी सर आपकी 500। ठीक है सर। आपसे सवाल में क्या बोला है, आपसे सवाल में बोला है कि ए और बी को मिलाकर टोटल कितनी राशि मिली, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू आपसे मांग रहा है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 500 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर, 4500 होगी। और यही आपके सवाल का जवाब होगा, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, चलो इसको हटाया, आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 70% ऑफ द मार्क प्राइस। द गेन परसेंटेज आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 9% ऑन द मार्क प्राइस इज। तो किसी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो उसके मार्क प्राइस का 70% है। ठीक है सर। आप उस वस्तु पर, उस आर्टिकल पे 9% का डिस्काउंट देते हो तो आपको कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने कहा सर यहां पर कि ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका मार्क प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। मार्क प्राइस अगर अपन 100 मानेंगे तो कॉस्ट प्राइस इसका 70% है, यानी कि ये 70 हो जाएगा। और आप इस पे 9% का डिस्काउंट दे रहे हो, 9% यानी कि इसका 9 कम करोगे तो आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। अब आप बोल रहे हो 70 की चीज मैं 91 में बेच रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट तो हो रहा है सर 21 का, बट हो किस पे रहा है सर, 70 पे हो रहा है, इंटू 100 कर दिया। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है सर, 30%। इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है सर, 30%। यानी कि हमें जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है सर, 30% का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 30% का हो रहा है। कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी बेटा, सिंपल बेटा, सिंपल बेटा, है ना। मार्क प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है ना। ठीक है, तो ये नहीं बोला कि कितना मार्कअप किया है, बस ये बोला कि उसने मार्कअप जो भी है उसका 70% जो है वो कॉस्ट प्राइस है। तो हमने मार्क प्राइस 100 माना, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 70 आ गया। उसके बाद फिर बोल रहा है कि आपने 9% का डिस्काउंट दिया, तो यानी कि यहाँ से 9 रुपये कम करेंगे, ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है तो हम प्रॉफिट परसेंटेज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो इसको हटाया, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है नंबर डिवाइडेड बाय 75 लीव्स द रिमाइंडर 20। इफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 15 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अब आपको एक चीज बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये 7 है और इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 3 6 किया और यहां पर 1 आ गया। तो यहां पर डिवीजर होता है, ये डिवीजर डिवाइजर जो भी आप बोलना चाहें, ये डिविडेंड होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं, ये कोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है, यही होता है। ठीक है सर, तो मैं क्या बोल रहा हूं, कैसा बोल रहा हूं, ध्यान से देखो। मैंने यहां पर लिखा है, यहां पर ये हो गया आपका, ठीक है, आर का मतलब रिमाइंडर, क्यू का मतलब मेरे पास क्वोशिएंट हो गया। ये वो नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये वो नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सर अगर 7 होगा और ये हम किससे कर रहे थे, 2 से, क्वोशिएंट मेरा 3 है और प्लस ये, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ सर सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इसको यहाँ से हटाया, ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि भैया कोई नंबर है, मुझे नहीं मालूम नंबर क्या है, बट मैं उसको डिवाइड किससे कर रहा हूं सर, मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं ए नंबर डिवाइडेड बाय 75, उसको डिवाइड कर रहा हूं 75 से। ठीक है, तो उसका कुछ क्वोशिएंट आ रहा होगा, मुझे नहीं मालूम, बट उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है सर, 20 आ रहा है। अब यही जो नंबर है, इसी नंबर को अगर मैं 15 से डिवाइड कर दूं, तो अगर इस नंबर को मैं 15 से डिवाइड करूंगा, ध्यान से देखो, मैं इस नंबर को 15 से डिवाइड कर रहा हूं, यानी कि मैं 75 इंटू क्यू प्लस 20 को 15 से डिवाइड कर रहा हूं। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये जो नंबर है क्या ये 75 से डिविजिबल है, हाँ सर है, यानी कि यहां पर आपको रिमाइंडर मिलेगा कुछ, नहीं सर, यहां पर रिमाइंडर मिलेगा आपको 0। बट जब मैं 20 को 15 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा सर, 5 आएगा। तो इस केस में आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा सर, 5 मिलेगा। और यही आपसे पूछा गया था कि अगर मैं इस नंबर को 15 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपका आंसर होगा सर 5। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। 6 friends went to a hotel for taking meals.
5 of them spent rupees 32 each on their meal, while 6 person spent rupees 80 more than average of all. Find total expenditure of all friends. तो यहाँ पर 6 मित्र हैं, किसी होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, उसमें से 5 लोग जो हैं वो 32 रुपए का कंट्रीब्यूशन करते हैं खाने के लिए, जबकि जो छठा मित्र है वो उन सभी के एवरेज से मतलब उसमें वो खुद भी इंक्लूड है, उन सभी के एवरेज से 80 रुपए ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करता है। आपसे बोल रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, यानी कि खाने का बिल कितना आया, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपने ये बोला कि सर मान लीजिए 6 फ्रेंड्स हैं आपके, उन 6 फ्रेंड में से 5 लोगों ने 32 रुपए का योगदान किया, तो उसका टोटल कितना होगा 5 × 32। अब छठा जो मित्र है उसने इन सब के एवरेज से, जो कि x होगा, इन सब के एवरेज से कितना ज्यादा मिलाया, 80 रुपए ज्यादा मिलाया। हाँ सर, अब ये 5 लोगों का टोटल, ये छठे व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन, इसका सम डिवाइड करेंगे 6 लोगों से, तो इन सब का एवरेज आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, ठीक है सर। इन सब 6 लोगों का एवरेज जो भी है उससे 80 रुपए ज्यादा मिलाया है छठे मित्र ने, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये होगा 6x, उसमें से ये x जाएगा तो कितना बचेगा सर 5x, और यहाँ पर क्या बचा सर 5 × 32 + 80। तो अगर मुझे x निकालना है तो ये कितना होगा सर 32 + 16 यानी कि 48। अब ये जो आ रहा है ये x, ये क्या है सर, ये तो एवरेज खर्चा है, कितने पर पर्सन का, यानी पर पर्सन 48 रुपए का खर्चा आ रहा है। अगर 48 रुपए का खर्चा एक आदमी पे आ रहा है तो कितने लोग हैं सर टोटल, 6 लोग हैं, तो 6 8 जा 48 है ना, 24 और ये इतना हो गया 288। तो जो टोटल आपका खर्चा आएगा, टोटल जो बिल आएगा वो कितना आएगा सर 288 आएगा। टोटल जो बिल आएगा वो कितना आएगा 288 आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। 5 लोगों ने 32 रुपए मिलाए तो उनका टोटल इतना होगा। छठे मित्र ने सभी के एवरेज से 80 रुपए ज्यादा मिलाया, तो ये 5 लोग का टोटल, ये छठे का कंट्रीब्यूशन टोटल अपॉन नंबर ऑफ पर्सन एवरेज आ गया। अब हमने सॉल्व करके x निकाल लिया। x का मतलब क्या है, एवरेज खर्चा पर पर्सन, एक आदमी पे कितना खर्चा हो रहा है कितने लोग 6 लोग, तो 6 × x करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा सर, टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, जो आपसे पूछा गया इस सवाल में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि 7 years ago at the time of marriage the age of man and his wife is 25 years। तो 7 साल पहले पति और पत्नी की शादी हुई, ठीक है। उस समय तो पति पत्नी नहीं थे, उस समय तो शादी हो रही थी, तब पति पत्नी बन गए, और उनकी जो एवरेज एज थी वो 25 वर्ष थी। अभी वर्तमान में घर में पति पत्नी के अलावा उनका बेटा भी है, और अभी इन तीनों की जो एवरेज एज है वो 22 साल है। आपसे बोल रहा है बच्चे की, बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है ना, बच्चे की प्रेजेंट एज कितनी है। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। मैंने बोला सर आगे मान लेते 2022 चल रहा है ना, 7 साल पहले कितना हो जाएगा सर आपका 2015 मान लेते हैं। तो 2015 में 2 लोग हैं, है ना, पति पत्नी, उनका एवरेज कितना है सर 25 है। उनका एवरेज कितना है सर 25 है। तो अगर एवरेज आपका 25 है तो आपका जो सम आएगा वो कितना आएगा सर 50 आएगा, क्योंकि 25 × 2 करोगे तो 50 आ जाएगा। बट अभी 2022 में अब घर में अगर यही 2 लोग होते, 2022 में अगर घर में यही 2 लोग होते, तो यही 2 लोग होते तो इनका एवरेज कितने से बढ़ जाएगा। मैंने कहा 7 साल सबकी एज बढ़ेगी, दोनों की एज 7 से बढ़ेगी। तो अगर दोनों की एज 7 से बढ़ेगी तो एवरेज भी 7 से बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर 32। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा सर 64 हो जाएगा। ठीक है सर। बट घर में अभी 2 लोग नहीं है, घर में अभी कितने लोग हैं 3 लोग हैं, और इन तीनों का एवरेज कितना है सर 22 है। तो उनका टोटल कितना होगा सर 66। अब आप एक चीज बताओ कि आपको 2 लोगों का टोटल पता है पति पत्नी, और 3 लोगों का टोटल पता है पति पत्नी और बच्चा, तो इसमें से इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा सर 2 साल। यानी कि जो सन है उसकी जो एज है वो कितनी है सर 2 साल है। मैंने आपको एक चीज बताई होगी, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, कि मान लीजिए ये 1 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 5 लिखा है, इसका जो एवरेज है वो 3 है। अगर मैं इसको 1 से इंक्रीज कर दूं, इसको भी 1 से इंक्रीज कर दूं, इसको भी 1 से इंक्रीज कर दूं, तो ये बन जाएगा 2, 4 और 6। अब इसका एवरेज कितना आएगा सर 4 आएगा। तो अगर आपने किसी ऑब्जर्वेशन में हर एक ऑब्जर्वेशन को सेम क्वांटिटी से इंक्रीज किया है, तो जो नया नंबर मिलेगा उसका एवरेज क्या होगा, पुराने वाले से 1 इंक्रीज करने पे आ जाएगा। तो आपने अगर यहां पर 1 का इंक्रीज किया तो आपका एवरेज भी 1 से इंक्रीज हो जाएगा। ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। तो यहां पर वही चीज हमने यहां पर यूज की है, ध्यान से देखो, यहां पर वही चीज हमने यूज की है कि भैया 2 लोगों का एवरेज एज मुझे पता है, मगर यही 2 लोगों का एवरेज एज अभी कितना होगा, क्योंकि ये दोनों की एज 7 से बढ़ेगी, यानी दोनों नंबर 7 से इंक्रीज होंगे, तो उसका एवरेज भी 7 से इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर एवरेज पता चल गया तो हमने टोटल निकाल लिया। बट अब घर में 2 नहीं, अब 3 लोग हैं, उन तीनों का एवरेज ये है, तो टोटल ये निकल गया। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो जो तीसरा व्यक्ति यानी कि जो बच्चा है उसकी एज आ जाएगी, जो कि 2 साल का है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, ईजी है भाई, ईजी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 6:5 एंड देयर HCF इज 15, फाइंड LCM ऑफ द नंबर। अब देखो यहां पर अगर कोई नंबर है जो कि रेशियो में है A:B के, तो अगर आपको इसको नंबर बनाना है, ये तो नंबर का रेशियो है, अगर आपको इसको नंबर बनाना है तो आप नंबर मानोगे AX और BX, जिसमें से X जो है वो क्या है सर आपका HCF है, X जो है वो क्या है आपका HCF है। अब आपके पास में नंबर है AX और BX, तो इनका जो LCM होता है वो क्या होगा सर, A लोगे, B लोगे और X लोगे, तो यहां पर जो आपका LCM आएगा वो क्या आएगा सर, ABX आएगा। अच्छा सर, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर LCM इंटू HCF करो तो क्या आएगा, मैंने कहा LCM कितना है सर आपका ABX और HCF कितना है सर आपका X, ठीक है ना, X। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला कि आप LCM इंटू HCF करो तो आपको क्या मिलेगा, LCM कितना है सर आपका ABX है, इसमें आपको HCF मल्टीप्लाई करना है यानी कि X से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने बोला ये AX हो गया, हाँ सर, ये BX है, हाँ सर, और ये AX और BX क्या है सर, वो तो नंबर है सर, अभी आपने बताया नंबर है, तो मैंने नंबर मान लिया N1 और यहाँ मान लिया N2। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि दो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उन दो नंबर के LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो ये जो नंबर है इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इसी नंबर के HCF और LCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, इस पे भी हम सवाल आगे करने वाले हैं। दूसरा, अगर नंबर का रेशियो AB है तो नंबर क्या बनेंगे, AX और BX, इनका LCM लोगे तो आएगा ABX, ठीक है, जिसमें X क्या है आपका HCF है। आगे बढ़ते हैं, अब हम सवाल करते हैं सर, तो आपके पास जो नंबर का रेशियो है वो 6:5 है, तो नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 6X और 5X, जिसमें X जो है वो आपका HCF है, बट यहाँ पर जो HCF आपको दिया गया है वो तो 15 दिया गया है, तो यानी कि ये बन जाएगा आपका 90 और ये बन जाएगा आपका कितना, 75। तो 90 और 75 आपके पास में आ चुका है। अब आपसे बोल रहा है LCM निकालो। अब आपने अभी पढ़ा कि LCM जो होता है, आपको नंबर निकालने की जरूरत नहीं थी, आपको मालूम है कि जो LCM होता है वो क्या होता है, वो होता है ABX। तो ये A:B लिखा हुआ था, तो आपको बस यहाँ क्या लिखना था, 6 × 5 × X। X कितना है सर आपके पास में, 15। बस इतना करना था आपको और कुछ नहीं करना था, बाकी आप इन दो नंबर का LCM निकालोगे तो भी आ जाएगा। मैंने कहा ये कितना हो गया, 30 × 15 यानी कि 450, तो यानी कि LCM जो आएगा वो कितना आएगा सर, 450। तो ये आ गया सर आपका C ऑप्शन, ठीक है। अगर नंबर A:B के फॉर्म में है और आपको LCM चाहिए तो LCM क्या होगा, ABX होगा, जिसमें A और B तो ये हैं, और X क्या है सर आपका, X आपका HCF है। सीधे पुट करो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की। अच्छा सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है, पेपर में आने लायक सवाल है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं और नया सवाल करते हैं। अब आपसे बोल रहा है द LCM ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम्स ऑफ HCF, द सम ऑफ HCF एंड LCM इज 403, इफ वन नंबर इज 93 देन फाइंड द सेकंड नंबर। तो आपसे क्या बोल रहा है भैया कि LCM जो है वो 12 टाइम्स ऑफ HCF है, ठीक है, ये आपको कंडीशन दी गई है यहां से। फिर बोल रहा है सम ऑफ HCF एंड LCM इज 403, तो LCM और HCF का जो सम है वो 403 है। LCM आपके पास 12H है, तो 12H और H कितना हो जाएगा सर, 13H हो जाएगा। 13H आपके पास में कितना है सर, ये हो गया। तो H की वैल्यू कितनी आएगी सर आपकी, 31 आएगी। H की वैल्यू कितनी आएगी सर, 31 आएगी। अगर H की वैल्यू 31 है तो L की वैल्यू कितनी होगी सर, L की वैल्यू होगी 12 × 31, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करके वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, है ना। अच्छा, आपसे क्या बोल रहा है कि एक नंबर जो है 93 है, तो सेकंड नंबर बताओ। तो मैंने कहा एक नंबर जो है वो मेरे पास में 93 है और मुझे N2 निकालना है, मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, N2 निकालना है। अभी सर आपने बताया था कि LCM इंटू HCF जो होता है वो उन दो नंबर का प्रोडक्ट होता है जिनका LCM और HCF आपके पास है। तो LCM आपके पास कितना है सर, 12 × 31, HCF कितना है सर आपके पास 31, यहाँ पर नंबर कितना है सर आपके पास में 93, और एक नंबर N2 आपको निकालना है, ठीक है बेटा। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब मैंने यहाँ पर बोला कि सर यहाँ पर आप 31 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा सर 3, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 4, और ये आ जाएगा सर 124, और यहाँ पर ये दूसरा नंबर है। तो जो दूसरा नंबर है वो आपके पास में कितना है सर, 124 है, और ये आपका C ऑप्शन होगा जो आपका सही जवाब होगा, ठीक है। C ऑप्शन होगा जो आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। सिंपल सवाल था, जैसा जैसा बोला था कंडीशन वो लगा दी, बस कुछ नॉलेज आपको होनी चाहिए कि LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन उन दो नंबर के
प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 3:2 रिस्पेक्टिवली। इफ 20% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स गॉट स्कॉलरशिप, फाइंड द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स हु डोंट गेट स्कॉलरशिप। अब यहां पर क्या हो रहा है कि आपके पास में जो बॉयज और गर्ल्स हैं, आपके पास में जो बॉयज और गर्ल्स हैं, ठीक है, उसका जो रेशियो दिया गया है वो 3:2 का दिया है। तो मैंने मान लिया कि यार 3:2 को 300 और 200 मान लूं। अच्छा, क्यों माना ऐसा? क्योंकि अभी आपको इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 3 और 2 का परसेंटेज निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, तो हमने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया। ठीक है सर, अब आपसे क्या बोल रहा है भैया, 20% को, इसके 20% को स्कॉलरशिप मिला है, तो जाहिर सी बात है इसके 80% को स्कॉलरशिप नहीं मिला होगा। हाँ सर, और गर्ल्स में क्या मिला सर? गर्ल्स में 25% को स्कॉलरशिप मिला है, तो गर्ल्स में 25% को स्कॉलरशिप मिला है, तो जाहिर सी बात है इसके 75% को स्कॉलरशिप नहीं मिला होगा। हाँ सर, आपसे बोला फाइंड द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स हु डोंट गेट स्कॉलरशिप, यानी कि आपको इसके 80%, यहाँ लिख लेते हैं 80% ऑफ 300 और इसके 75% का रेशियो निकालना है। तो यहां लिख दिया सर 75% ऑफ कितना, 200, बस ये निकालना था आपको, है ना। अब तो जीवन आसान हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, मैंने कहा सर ये परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, 2 0 से ये 2 0 चले जाएंगे, तो यहां पर क्या बचेगा सर आपका 80 × 3 और यहां पर बचेगा सर 75 × 2। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, यहां पर आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, 3 से ये जाएगा कितनी बार सर, 25 बार, और 2 से ये जाएगा कितनी बार सर, 40 बार। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 5 8 जा और 5 5 जा, यानी कि 8:5 आपका आंसर आएगा। तो जिन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है बॉयज और गर्ल्स में, उनका जो रेशियो है वो 8:5 आएगा। ठीक है, तो 8:5 यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसका 80% निकालो, फिर इसका 75% निकालो, है ना। आप सीधे इसको लिख लो। आप यहाँ पर इसको भी ऐसे भी देख सकते थे कि यार यहाँ पर 300 और 200 में 0 0 जाएगा, 3 और 2 का रेशियो आ गया, और यहाँ पर अगर इसको काटोगे 5 से तो ये भी ऐसे कट जाता। तो आप इसको जितना हो सके कम से कम लिखो, है ना, काटा पीटी मचाओ और आंसर जल्दी लेके आओ, है ना। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें जितना कैलकुलेशन करोगे उतनी गलती होने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। ए पर्सन बाय सम नंबर ऑफ बॉल्स फॉर ₹450, द प्राइस ऑफ ईच बॉल रिड्यूस्ड बाय ₹15, देन ही बाय 5 more balls in same price, find the initial quantity of ball। तो यानी कि आपने 450 रुपए में कुछ बॉल्स खरीदे हैं, ठीक है, बाद में 15 रुपए पर बॉल अगर कम कर दिया जाता है तो आप उतने ही रुपए में, यानी कि 450 रुपए में 5 बॉल ज्यादा ले पाओगे। आपसे बोल रहा है कि जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ बॉल आप ले रहे थे वो बताओ क्या होगा। तो मैंने बोला यार यहां पर अगर हम बात करते हैं कि जो इनिशियल नंबर ऑफ बॉल्स हैं जो आपको निकालना है, इनिशियल नंबर ऑफ बॉल्स जो आपको निकालना है वो x है, ठीक है ना, और जो आपका टोटल कॉस्ट है, जो टोटल कॉस्ट है वो आपका कितना है सर, 450 है, 450 है। तो अगर मैं 450 रुपये में x बॉल ले रहा हूं तो मेरे को एक बॉल कितने की पड़ी सर, एक बॉल कितने की पड़ी, 450/x की पड़ी, है ना। अगर मैंने 450 रुपये देकर x बॉल खरीदी है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को एक बॉल कितने की पड़ी, 450/x, हाँ या ना। ठीक है सर, अब अगर वो बोल रहा है कि आपका जो प्राइस है वो 15 रुपए से कम कर दें, हर एक बॉल पे 1500 रुपए से कम कर दें, तो आप 5 बॉल ज्यादा ले पाओगे, यानी कि आप x की जगह आप कितने बॉल ले पाओगे, x+5 बॉल ले पाओगे उतने ही रुपए में। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो यहां पर और यहां पर जो प्राइस है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 15 दिया गया आपको। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर 450 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर क्या आएगा सर, x+5 माइनस x इज इक्वल टू, ये एलसीएम लेके उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा सर 15, और ये आ जाएगा सर x × x+5। ठीक है सर, अब काटा पिटी मचाने का टाइम आ चुका है। 15 से ये जाएगा आपके पास कितना, 30 बार, यहाँ से x और ये x कैंसिल होगा, तो 30 × 5 कितना हो जाएगा, 150, है ना। 30 × 5 आपका हो जाएगा 150, और यहाँ पर लिखा हुआ है x और यहाँ लिखा हुआ है x+5, यहाँ लिखा हुआ है x और यहाँ लिखा हुआ है x+5। ठीक है सर, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये x 25 होगा तो 25 और 5 30 होगा,
हाँ या ना? अगर ये 25 होगा तो ये 30 होगा, ऐसा होगा? नहीं, इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा अपन ने, यहाँ पर अपन ने लिखा x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है सर। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 5x और ये हो गया आपके पास में 150 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है आपको, इसको क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो मैंने ये बोला कि सर अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको जोड़ने पे 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे आपके पास कितना आ जाए, 150 आ जाए, है ना, 150 आ जाए। तो क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? मेरे ख्याल से यहाँ पर हमने 450 अपॉन एक्स लिखा और 450 अपॉन एक्स प्लस 5 लिखा, इज इक्वल टू हमारा 15 का डिफरेंस आ रहा है। 450 कॉमन निकाला तो एक्स प्लस 5 माइनस एक्स कर दिया, वहाँ पर 15 एक्स और एक्स प्लस 5 कर दिया, 15 से गया 30 बार, तो ये हो गया 30 इंटू 5 और ये हो गया एक्स और एक्स प्लस 5, ठीक है ना। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आपको यहाँ पर इसके क्या करना है, फैक्टर ढूंढने हैं। तो आप कैसे करोगे आप? अच्छा, फैक्टर निकालना आपको आता है क्या? फैक्टर निकालना क्या आपको आसानी से आता है क्या, है ना? ये भी हमने सिखाया है क्लास में कि क्या आप इसको पूरा सॉल्व करके फैक्टर निकालना चाहते हो, है ना, पूरा सॉल्व करके फैक्टर निकालना चाहते हो? सोच के बताओ कैसे करोगे इसको, सोच के बताओ कैसे करोगे, सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ। 15 और 10 का डिफरेंस कितना होता है सर, 5 होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका 15x, ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से x कॉमन निकालोगे तो ये आएगा सर x प्लस 15, और यहाँ से आप माइनस 10 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर आएगा x प्लस 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा सर x प्लस 15 और यहाँ पर हो जाएगा सर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू आएगी एक बार 10 और एक बार आएगी माइनस का 15। अब x जो है वो तो नंबर ऑफ बॉल से तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x कितना होगा सर, प्लस का 10। यानी कि इस सवाल का इनिशियल क्वांटिटी ऑफ बॉल जो मांगा था, जो कि आपने x माना था, वो कितना आएगा सर, 10 आएगा, ठीक है। एक बार देखो उसको अच्छे से, ठीक है, हो गया ये सवाल। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है, इन ए हॉस्टल food material available for 200 students for 50 days. After 10 days 50 more students join the hostel. The rest food material available for how many days? है ना, बहुत ही सिंपल और सरल सा सवाल है। आपने बोला कि सर मेरे पास में 200 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और मेरे पास में 50 दिन का राशन रखा हुआ है। अब ये 200 लोगों ने 10 दिन तक तो खाना खाया होगा, है ना। आफ्टर 10 डेज 50 लोग आ रहे हैं ना, तो 10 दिन तक तो खाना खाया होगा। तो 10 दिन तक खाना खाया होगा तो इतना आपका जो फूड मटेरियल है या राशन है वो कम हो जाएगा। अब तो अब कितना राशन बचेगा, 40 दिन का बचेगा। अब ये 40 दिन का राशन बचा हुआ है, बट अब ये राशन कितने लोग खाएंगे, ये राशन कितने लोग खाएंगे सर? ये 50 लोग खाएंगे क्या? नहीं, 50 लोग नहीं खाएंगे। ये 200 लोग खाएंगे क्या? 200 लोग नहीं खाएंगे। ये 50 लोग और आ गए, यानी कि अब ये कितने हो गए सर, 250 हो गए, 250 हो गए। तो ये कितने दिन चलेगा ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। ये डी हो जाएगा आपका 200 इंटू 40 और ये हो जाएगा आपके पास में 250। अच्छा, 50 से कैंसिल होगा तो कितनी बार, 5 बार। 50 से कैंसिल होगा तो कितनी बार, 4 बार। 5 से कैंसिल होगा तो कितनी बार, 8 बार। तो ये कितना हो जाएगा सर, 32। तो ये 32 दिन चलेगा भैया, है ना। सवाल को फिर से समझते हैं। आपके पास में 200 स्टूडेंट्स हैं, 50 दिन का राशन रखा हुआ है। इन 200 लोगों ने 10 दिन तक तो राशन यूज किया। अब आपके पास में 40 दिन का राशन बचा हुआ है, बट यहां पर 200 लोग नहीं हैं, अब 250 लोग हैं। अब ये राशन जो 200 लोगों के लिए 40 दिन के लिए है, अब वो 250 लोगों के लिए कितने दिन चलेगा सर, वो 32 दिन चलेगा, ठीक है। और यही आपसे पूछा था कि भैया अवेलेबल फूड जो है वो कितने दिन तक चलेगा। तो आंसर कितना आएगा, 32। आंसर कितना आएगा, 32, ठीक है बेटा। आसान सा सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपसे बोला लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीजेस बाय 33.33%, बाय हाउ मच परसेंट ब्रेथ शुड बी इंक्रीज सो दैट देयर इज नो इफेक्ट इन इट्स एरिया। तो भैया आपके पास में एक रेक्टेंगल है, आपके पास में एक रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का एक लेंथ होता है, इसका एक ब्रेथ होता है, और लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या आ जाता है सर, एरिया आ जाता है। अगर आप इसकी लेंथ को डिक्रीज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, अगर आप इसकी लेंथ को डिक्रीज कर रहे हो तो इसका एरिया कम होना चाहिए, बट आप नहीं चाहते हो कि इसकी एरिया पे कोई इफेक्ट आए, तो जाहिर सी बात है आपको इसकी चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वही आपसे पूछ रहा है। तो इसको करने का बहुत ही यूनिक तरीका आपको बताया गया था। क्या बताया गया था, मैं आपको बताता हूं कि सर एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है।
लेंथ को आप 33.33 यानी कि 1/3 से डिक्रीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो, यानी कि लेंथ पहले अगर 3 थी तो अब 1 से डिक्रीज हो जाएगी, तो अब कितनी हो जाएगी सर? 2 हो जाएगी। बट आप अपने एरिया को चेंज नहीं करना चाहते, एरिया को आप कांस्टेंट रखना चाहते हो, एरिया को आप कांस्टेंट रखना चाहते हो। ठीक है सर, ठीक है सर। तो आपको बताया गया था कि अगर ये चीज़ 3 से 2 हो रही है और इसको आपको कांस्टेंट रखना है तो ये तभी पॉसिबल है जब आप इसके रेशियो को पलट दोगे, यानी कि इसको 2 से 3 कर दोगे। तो अगर ये 3 से 2 हो रहा है तो इसको 2 से 3 होना पड़ेगा, तभी ये कांस्टेंट रह पाएगा। इसका मतलब ब्रेथ अगर पहले 2 था तो अब 3 हो गया, यानी कि इंक्रीज हो गया। तो कितने का इंक्रीज हुआ? 1 का। 1 का इंक्रीज कहाँ से आया सर? 2 से। तो ये हो गया सर आपका 50%। ये क्या हो गया सर? 50%। तो आपके ब्रेथ को 50% से क्या करना पड़ेगा सर? इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके आपके एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि आप लेंथ को 33.33% से डिक्रीज कर रहे हो, फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने चौड़ाई को, ब्रेथ को 50% से बढ़ा दिया है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब सवाल आ गया कि 42% पीपल लाइक टी एंड 47% पीपल लाइक कॉफी, 15% people like both tea and coffee. If 780 people neither like tea nor like coffee, find the total number of person. तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने बोला कि सर ये मैंने बना लिया और इसमें बना लिया भैया, ये चाय वाले हैं और ये कॉफ़ी वाले हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें मालूम है यहाँ पर कि ये मैंने मान लिया सर टी वाले हैं और ये मान लिया मैंने कॉफ़ी वाले हैं, और जो ये हैं ये टी और कॉफ़ी बोथ हैं। तो 42% वाले तो ये हो गए सर 42%, और कॉफ़ी कितना है सर? 47%। बोथ वाले कितने हैं सर? 15%। तो ये 15% आ गया। तो 42 में से 15 जाएगा, है ना? तो ये कितना हो जाएगा सर? 27 हो जाएगा। ठीक है सर, ये हो गया 27। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 47 में से 15 चला गया तो ये कितना हो जाएगा सर? 32। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो मैंने बोला कि इस सर्कल के अंदर जो भी है वो या तो चाय या तो कॉफ़ी या तो दोनों पीता है। हाँ सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो इसके बाहर जो होगा वो कौन होगा? जो कुछ नहीं पीता होगा। मैंने कहा हाँ ठीक है सर। तो मैंने कहा इनका टोटल कितना हो रहा है? मैंने कहा सर पहली बात तो क्या करो ना, आप किसी एक को उठा लो यहाँ से, है ना? आप किसी एक को उठा लो, मतलब ये पूरा सर्कल उठा लो आप। तो ये पूरा सर्कल तो आपका 47 वैसे ही हो गया। इस 47 में ये 27 जोड़ दो आप, 47 में 27 जोड़ दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 74%। यानी कि इस सर्कल के अंदर 74% लोग हैं जो या तो चाय या तो कॉफ़ी या तो दोनों पीते हैं। तो बच्चे कितने सर? 26%। और ये जो 26% है वो बाहर है ना? और ये जो बॉक्स है ये पूरा 100% है। ठीक है, ये टोटल जनता है ना? उसमें से चाय कॉफ़ी वाले यहाँ पर है और ये वो हैं जो कुछ नहीं पीते। अब 26% जो हैं ये वो लोग हैं जो कुछ नहीं पीते, बट उसकी संख्या इन टर्म्स ऑफ नंबर आपको दिए 780। तो यानी कि 1% की वैल्यू यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रही है कि वो 30 है। तो मुझे तो 100% किलो निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने, तो इसमें 2 0 लगा दो, है ना? तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? 3000। ये आपके पास कितना हो जाएगा सर? 3000। तो इस सवाल का सही जवाब होगा डी ऑप्शन। इस सवाल का सही जवाब कितना होगा सर? डी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सवाल है, कॉमन सवाल है ना? मोस्ट फ्रिक्वेंट सवाल है। जो इस तरह के सवाल आपको छोटे मोटे एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं, आपके एग्जाम्स में भी देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ सकते हैं बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए नेक्स्ट। ए पर्सन बाय मैंगोज एट द रेट ऑफ 15 मैंगोज फॉर ₹12 एंड सेल इट 12 मैंगोज फॉर ₹15। सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। तो भैया एक व्यक्ति जो है वो 12 रुपए में 15 आम के हिसाब से आम खरीद रहा है और 15 रुपए में 12 आम के हिसाब से आम बेच रहा है। आपसे पूछ रहा है कि भैया उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि भैया 12 रुपए में 15 आम बेचने का मतलब ये नहीं है कि उसने 15 आम ही खरीदे होंगे, है ना? या उसने 12 रुपए ही कमाए होंगे, ऐसा नहीं है ना? उसने जो बेचा है ना वो 12 रुपए में 15 आम के हिसाब से बेचा है। जैसे आप अगर बाजार गए हो कभी, ठीक है, आपने नींबू लिया हो तो नींबू का रेट बोलते हैं ना 2 रुपए के 4, 2 रुपए के 4, है ना? या 4 के 2, 4 के 2, 5 के 2, 5 के 2, यानी 5 रुपए में 2 दूंगा मैं आपको। अब 5 रुपए में 2 दूंगा, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं 5 रुपए के नींबू लूंगा या 2 नींबू ही लूंगा। मैं हो सकता है बोलूंगा यार 15 के दे दो, है ना? या बोल दूंगा भैया 10 पीस दे दो, 15 पीस दे दो, है ना? ऐसा हो सकता है ना? तो यहाँ पर पहले ये समझो कि भैया उसने जो बेचा है ना? जो उसने बेचा है वो क्या बेचा है? द पर्सन बाय मैंगोज एट द रेट ऑफ 12 रुपीज पे 15 मैंगो के हिसाब से उसने
खरीदा है, सॉरी है ना, बाय किया, खरीदा है, और जो बेचा है उसने 15 रुपए में 12 मैंगोज के हिसाब से बेचा है। तो अब यहां पर हमको समझना ये है कि यार यहां पर जितना भी आप खरीदोगे और जितना भी आप बेचोगे उसकी जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। क्यों? देखो, ये आर्टिकल मैंने खरीदा, ठीक है, मैंने खरीदा, मेरी कॉस्टिंग लग गई, अब मैं इसको बेचूंगा, है ना, मैं अब इसको बेचूंगा तो कुछ रुपए में बेचूंगा। अब मेरा ध्यान कहां पर रहेगा, मैंने कितने में खरीदा और कितने में बेचा, मेरा ध्यान इस चीज में नहीं है कि ये क्या है। क्यों? क्योंकि मैं इसी को खरीद रहा हूं, इसी को बेच रहा हूं। बट यहां पर क्वांटिटी क्या है, एक ही तो चीज है, इसी को तो खरीदा, इसी को तो बेचा ना। अब यहां पर क्वांटिटी अलग अलग दिखाई दे रही होगी आपको, यहां पर 15 मैंगो है और यहां पर 12 मैंगो है, तो ये जो नंबर ऑफ मैंगोज है ना, इसको सेम बनाना पड़ेगा, ताकि आप किसके साथ खेलो, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के साथ में खेलो। अच्छा सर, समझ में आ गया। जैसे यहां पर लिखा नंबर ऑफ पीसेस और यहां पर लिखा रुपीज, तो मैंने बोला जो रेट है वो क्या है भैया, 15 मैंगो 12 रुपए के हिसाब से और 12 मैंगो 15 रुपए के हिसाब से, ऐसा हम कर रहे हैं सर। ठीक है सर। अब मैंने बोला कि यहां पर 15 मैंगो हैं और यहां पर 12 मैंगो, पहले इनको सेम बनाओ। तो इनको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे सर, मैंने यहां पर और यहां पर मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। तो अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 12 से मल्टीप्लाई होगा, 15 से करेंगे तो यहां पर 15 से मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना? ठीक है सर, ठीक है सर। अब ये 12 × 15, 15 × 12 क्वांटिटी सेम हो गई कि हाँ सेम हो गई, तो इसको भूल जाओ, सिर्फ फोकस करो इस चीज पर। ये आपका हो गया 144 और ये हो गया सर आपका 225, यानी कि आपने 144 में जो चीज खरीदी उसको 225 में बेचा, 144 में जो खरीदा वो 225 में बेचा। तो यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है सर, 81 का आ रहा है। 81 का प्रॉफिट आपने कमा लिया 144 पे इंटू 100, ठीक है ना? तो यहां पर आपको सॉल्व करने पे कितना मिल जाएगा सर, 56.25, 56.25%। और ये आपको क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है। कैसे पता चला सर प्रॉफिट है? देखो ये कम है और ये ज्यादा है, तो कॉस्टिंग कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसलिए आपको क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आपको क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 81 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर हुआ, 144 पर हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 81/144 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आ गया, 56.25। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें? ठीक है, हमने अगर 15 आम खरीदे हैं 12 के हिसाब से और 12 आम बेचे हैं 15 के हिसाब से, तो यहां पर पहले क्वांटिटी को हमें सेम करना पड़ता है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर ये करते हैं कि इस 12 को यहां मल्टीप्लाई करते हैं और इस 15 को यहां मल्टीप्लाई करते हैं, बस। तो ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 225, डिफरेंस निकाला, प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा, उसको कॉस्ट प्राइस से कंपेयर कर लिया, हमें प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? सिंपल है भाई, सिंपल है, ईजी है भाई, ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे बोल रहा है भाई, सेलिंग 48 आर्टिकल्स, ए शॉपकीपर गेन द सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहां पर एक चीज बताओ, आपका जो प्रॉफिट होता है, आपका जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है ना? तो या तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, ऐसा बोल सकता हूं क्या? हाँ सर, ऐसा बोल सकते हो आप, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये एक ही चीज है, बस इसको अलग अलग पोजीशन के हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है सर। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, बाय सेलिंग 48 आर्टिकल्स, 48 आर्टिकल्स को बेचने पर जो उसे लाभ हो रहा है, जो उसे प्रॉफिट हो रहा है, वो अमाउंट जो है वो 12 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, 12 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि भैया अगर आपने 48 आर्टिकल्स बेचे हैं तो आपने ये 48 आर्टिकल्स खरीदे भी तो होंगे, हाँ, और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है सर, प्रॉफिट होता है। और आपके केस में जो प्रॉफिट हो रहा है वो 12 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो रहा है। यहां पर सेलिंग प्राइस भी हो सकता था कि जो प्रॉफिट हो वो 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर हो, ऐसा भी हो सकता था, बट यहां तो कॉस्ट प्राइस लिखा है। तो हमने बोला भैया 48 आर्टिकल अगर आपने बेचे हैं तो खरीदे भी तो होंगे, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट किसके बराबर है, 12 टाइम्स ऑफ सीपी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सीपी को एक तरफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 48 एसपी और ये हो जाएगा सर 60 सीपी। ठीक है सर। अब सीपी अपॉन एसपी कर देते हैं, सीपी अपॉन एसपी, तो सीपी अपॉन एसपी करेंगे तो ये कितना होगा सर, 48 अपॉन 60, यानी कि 12 से जाएगा 4 बार और ये जाएगा 5 बार। अब आप इसको ऐसे सोचो कि जो चीज 4 रुपए की है वो आप 5 रुपए में बेच रहे हो, यानी कि 4 रुपए की चीज आप 5 रुपए में बेच रहे हो, यानी 1 का प्रॉफिट कमा रहे हो, और 1 का प्रॉफिट आप कितने पे कमा रहे हो, 4 पे कमा रहे हो। तो ये हो जाएगा आपका कितना सर, 25%। ये कितना हो जाएगा सर आपका 25%। तो आपका जो सही जवाब होगा वो कितना होगा सर, 25%, यानी कि सी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें?
सिंपल है भाई, सिंपल है ना। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट जो है वो 12 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं और नया सवाल देखते हैं। अब आपके पास में आ गया कि ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट ए लॉस ऑफ 20% एंड बी सेल्स इट टू सी एट ए लॉस ऑफ 25%। इफ सीपी ऑफ सी इज ₹900, फाइंड सीपी ऑफ ए। तो ए ने बी को एक आर्टिकल बेचा 20% के नुकसान पर, बी ने उसको सी को बेचा 25% के नुकसान पर, और सी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 900 रुपए है। तो ए का कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा यहां पर ए है, इसने बी को बेचा, फिर इसने सी को बेचा। ठीक है सर, इसने 20% के लॉस पर बेचा, 20% के लॉस पर बेचा, इसने 25% के लॉस पर बेचा। यही बोल रहा है कहानी? हाँ सर, यही बोल रहा है। मैंने मान लिया इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, तो अगर इसने 20% के लॉस पर बेचा होगा तो यहाँ पर इसने 80 पे बेचा होगा। ठीक है सर, तो 80 बी का क्या है, कॉस्ट प्राइस, और ए का क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है सर, अब इसने बी ने 25% के लॉस पर बेचा, 25% इसका कितना होगा, 1/4 होगा। 25% मतलब 1/4, इसका 1/4 कितना होगा, 20, कम कर दिया, कितना आ गया सर, 60 आ गया। तो ये जो 60 है ये सी का क्या है, ये सी का आपका कॉस्ट प्राइस है। ये सी का क्या है सर, कॉस्ट प्राइस है। बट सी का कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, सी का कॉस्ट प्राइस तो 900 रुपए दिया। सी का कॉस्ट प्राइस तो कितना दिया, 900 रुपए दिया। तो मैंने देखा यार इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, मैंने कहा 15 × 6 करेंगे 90 और 1 0, 900 हो गया, यानी कि इसका 15 गुना है। अगर इसका 15 गुना है तो आपसे पूछ रहा है कि ए का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो इसमें भी 15 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा सर, 1500। तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा सर, 1500। और यही आपके सवाल का सही जवाब है, यही आपके सवाल का सही जवाब है। भैया 100 रुपए ए का कॉस्ट प्राइस है, 20% लॉस पर बेचा यानी कि 80 पे बेचा। 80 रुपए बी का कॉस्ट प्राइस है, 25% लॉस पर बेचा यानी कि 60 पर बेचा। 60 की वैल्यू क्या है, 60 क्या है सर, कॉस्ट प्राइस ऑफ सी। कॉस्ट प्राइस ऑफ सी कितना है सर, 900 रुपए। तो 60 की वैल्यू अगर 900 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, 1 यूनिट की वैल्यू 15 है तो 100 × 15 करेंगे, कितना आएगा, 1500 आएगा। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा किसका, ए का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की है तो बताइए। इसको हटाते हैं यहां से, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया, इफ सम ऑफ मनी बिकम ₹758 इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट एंड बिकम ₹876 इन 6 years, फाइंड दी सम। तो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है ना। कोई धनराशि है जो कि 4 साल में आपकी 758 रुपीज हो जाती है और 6 साल में 876 हो जाती है। आपसे पूछ रहा है वो धनराशि है कितनी। तो मैंने कहा देखो, आपका जो प्रिंसिपल है उसमें 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट जोड़ेंगे तब जाके आपका अमाउंट बनेगा, जो कि बनेगा 758। और इसी प्रिंसिपल में अगर हम 6 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट बनेगा, जो कि बनेगा 876। अगर हम इसका डिफरेंस निकाल दें तो P से P कैंसिल हो जाएगा, 6 और 4 का डिफरेंस 2SI आ जाएगा। और हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, 16 में से 8 गया 8, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1। तो यहाँ पर SI जो आएगा वो आएगा 2 5 और 2 9, यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 59। ये 59 क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का। ठीक है, अब आप ये बोलोगे आपको तो प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। क्या आपने बोला सर, प्रिंसिपल प्लस क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ SI यानी कि 59, और इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है सर, 758। तो मैंने यहाँ पर ये बोला, ध्यान से देखना कि भैया ये जो प्रिंसिपल है ये कितना होगा सर, 758 माइनस इसका 4 गुना करेंगे तो 236 हो जाएगा ना, 236 हो जाएगा, है ना, 236। ठीक है, 8 में से 6 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5, यानी कि 522 रुपये। तो आपका जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, जो सम है, जिस पे आपको 4 साल और 6 साल बाद जो अमाउंट मिल रहा था, वो आपके पास कितना है सर, 522 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, सिंपल है, सरल है, आसान है, इजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया सर, ए सम ऑफ मनी बिकम 9 times in 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल 1 + R/100 पे पावर t होता है। अब यहाँ पर अमाउंट जो है वो 9 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल बोल रहे हैं ना, कि ए सम ऑफ मनी बिकम 9 times इन 2 years। तो प्रिंसिपल का 9 टाइम्स हो गया आपका अमाउंट। ठीक है, 1 + R आपको पता लगाना है अपॉन 100, और यहाँ पर टाइम जो है वो 2 साल है। अब अगर आप यहाँ पर कलर चेंज करेंगे
तो आपको पता चलेगा कि P से P को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर 9 आएगा। 9 आपके सामने है 1 प्लस R/100 पे पावर कितना है सर 2 है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 3 आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस R/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि भैया R/100 जो है वो तो 2 है, यानी कि R जो है वो आपके पास में कितना है सर 200% है। तो आपका जो R है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है सर 200% है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। इसको करने का एक तरीका और था कि कोई धनराशि है वो 9 टाइम्स हो गई है, वो 9 टाइम्स हो गई, कितने साल में हो गई सर 2 साल में हो गई है। अगर 2 साल है तो स्क्वायर रूट ले लो, 2 साल है तो स्क्वायर रूट ले लो, तो ये 1 रहेगा और ये 3 हो जाएगा। अब ये सोचो कि कोई चीज़ 1 से 3 हो रही है, यानी उसमें इंक्रीज जो हो रहा है वो 2 का हो रहा है, तो ये 2 का इंक्रीज किस पे हुआ है सर 1 पर, इंटू 100 कर दो, तो यहाँ से भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो, यहाँ से भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। जैसे कोई चीज़ 1 थी वो 9 हो गई, 9 टाइम्स हो गई। अगर 2 साल है तो स्क्वायर रूट लो, 3 साल है तो क्यूब रूट लो। अब 2 साल था मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ये पता चल गया कि इसमें परसेंटेज चेंज जो होगा ना वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो 1 से कोई चीज़ 3 हो रही है, यानी कि ये 2 का चेंज आ रहा है, 2 का जो चेंज आ रहा है वो 1 पर आ रहा है, 2/1 इंटू 100 करेंगे 200%, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते थे, फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है तो फॉर्मूला का इस्तेमाल भी कर सकते हो। बस याद रखना 2 साल के लिए स्क्वायर रूट करना है, 3 साल के लिए क्यूब रूट करना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के जीवन काल का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सर्कुलर रोड इनसाइड द सर्कुलर पाथ, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सर्कमफ्रेंस ऑफ पार्क इज 113 मीटर एंड 91 मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द पार्क, विड्थ ऑफ द पाथ। अब क्या मतलब है इसका, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने बोला सर ये एक ऐसा कुछ बना लेते हैं, इसके अंदर भी कुछ ऐसा बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्कुलर रोड इनसाइड दी सर्कुलर पाथ। ठीक है सर, तो यहाँ पर ये चीज़ है ना, ये इसकी बात कर रहे हैं, इसकी विड्थ निकालनी है आपको। इसकी क्या निकालनी है सर, आपको विड्थ निकालनी है। तो इसकी विड्थ आपको निकालनी है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखते हैं, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखते हैं। मैंने कहा इसका सेंटर हो गया, ये जो है सर ये आपका स्मॉल r है, और ये जो है सर आपका ये आपका कैपिटल R है। ठीक है सर, ठीक है सर, आपको क्या निकालना है, विड्थ ऑफ द पाथ निकालना है, विड्थ ऑफ द पाथ निकालना है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया है सर, आपका सर्कमफ्रेंस दिया है, सर्कमफ्रेंस दिया है। तो मैंने कहा बाहर वाला जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना है सर, वो है आपका 2πr, और अंदर वाला सर्कमफ्रेंस कितना है सर, वो है आपका 2πr। ठीक है सर, इज इक्वल टू ये कितना है सर 113 माइनस 91, यही है ना 113 माइनस 91। अब यहाँ से कॉमन करने के लिए सर 2π, और यहाँ पर कितना आएगा सर r माइनस स्मॉल r, और ये आ जाएगा 113 माइनस 91। अगर r माइनस r करें, मतलब r माइनस r को एक तरफ छोड़ दें, तो r माइनस r जो है वो आपका कितना आएगा सर 113 माइनस 91 अपॉन 2π। अच्छा, तो यहाँ पर 9 और 13 यानी कि 22 हो गया, और ये 2 इंटू 22/7 हो गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 22 से 22 जाएगा, और 7 ऊपर 2 नीचे, 7/2 बनेगा, और 7/2 जो है वो आपका 3.5 बनेगा, और ये आ गया सर आपका r माइनस r। अब r माइनस r का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, r माइनस r का मतलब क्या है। ये जो है ये कैपिटल R है, ये जो है कैपिटल R है, उसमें से ये स्मॉल r हटा दिया, तो कैपिटल R और स्मॉल r का जो डिफरेंस होता है वही तो विड्थ होता है। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल R और स्मॉल r का जो डिफरेंस है वही तो आपका विड्थ है, और यही तो आपको रिक्वायर्ड है, यही तो आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या आ गया सर, विड्थ आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया सर, विड्थ आ गया 3.5। तो 3.5 हमें यहाँ पर बी ऑप्शन दिख रहा है, ये हमारे सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया, बताया गया, समझाया गया वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बहुत कुछ आगे आने वाला है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप हमारे चैनल के थ्रू कर सकते हैं। आपको सारा कंटेंट जो है वो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिलता है,
और ये सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं, सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड की जाती हैं, डेली बेसिस पे प्रोवाइड की जाती हैं और बहुत अच्छे से छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। और हर एक वीडियो में हम फोकस्ड होकर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट या एक टाइप के सवालों को डिस्कस करते हैं, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पर या कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छा कमांड कर पाएँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? आप ये सारे एग्जाम्स की तैयारी हमारे चैनल से कर सकते हैं और सारा आपको जो कंटेंट मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आप लोगों तक ये बात फैलाएं और बताएं उन्हें, और काफ़ी लोगों की मदद पहुँचे, काफ़ी लोगों तक ये मदद पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।